स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। आज मैं जो है प्रियम्बल जो टॉपिक है पॉलिटी का उससे रिलेटेड एमसीक्यूज लेके आया हूँ 20। और ये मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ पॉलिटी की, जिसमें आपके हर टॉपिक से आपके 20 से 25 क्वेश्चन मैं डेली लाता रहूँगा और जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यहाँ तक कि जो अब लेटेस्ट जो पैटर्न है, जैसे इसमें स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन चल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी क्वेश्चन होंगे वो स्टेटमेंट वाइज ही हों आपके, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे तरीके से शार्प हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्या है, प्रियम्बल से हम स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे करते करते मैं हर टॉपिक का, जैसे प्रियम्बल, फिर सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट्स, फिर डीपीएसपी, तो इस प्रकार से मैं हर दिन जो है एक वीडियो लेके आऊँगा। आप ज़रूर देखिए और आपकी जो है बिल्कुल इसमें हेल्प होगी आपकी प्रिपरेशन में। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंट्री टू बिगिन विद प्रियम्बल? कौन सा देश था पहला जो इसने प्रियम्बल को शुरुआत किया या उसने ऐड किया था? क्या वो यूके था, रशिया, यूएसए या चाइना? राइट आंसर इज यूएसए। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही वो देश है जिसमें प्रियम्बल की शुरुआत हुई थी। अगर हम इसमें देखें सन की, तो 1787, मतलब कि जब अमेरिका आज़ाद हुआ था। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हु सेड दैट द प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? किसने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का? क्या सर अर्नेस्ट बेकर, या एन ए पल्क विला, या ठाकुरदास भार्गव, या पंडित जवाहरलाल नेहरू? इज राइट आंसर इज एन ए पल्क विला. If my pronunciation is wrong, so please excuse me. This is answer number B. Next question is related to statement. So consider the following statement regarding the preamble of the constitution, constitution of India. कौन सा कथन इसमें जो है सही है, मतलब इसमें which of the following above is incorrect? इनकरेक्ट पूछ रखा है, करेक्ट नहीं पूछ रखा है, वो भी प्रियम्बल से। देखो, जब आप तैयारी करते हो तो प्रियम्बल आपने जरूर देखा होगा, तो उसमें ना बहुत ध्यान से उसे पढ़ना। उसमें बहुत सारी की टर्म्स दे रखी होती हैं, वो कई बार पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो। तो मैं जो भी ये सीरीज होगी, इसमें आपका एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो सीडीएस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें जरूर आपकी हेल्प मिलेगी। तो स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू 22 जनवरी 1947। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो फॉर्मर पीएम थे, 22 जनवरी 1947 को। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था वो प्रियम्बल से ही रिलेटेड था। ओनली सॉवरिंग सेकुलर वर्ड एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जो 42वां संशोधन हुआ था जो 1976 में, क्या सिर्फ सोवरिंग और सेकुलर ही जोड़े गए थे? नहीं, देखो, सोवरिंग तो पहले से ही था क्योंकि हमारा देश, इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, इसको याद रखना, SSI। ये है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी। तो ये 3 वर्ड जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कई बार आ जाता है। इसका मतलब ये कथन बिल्कुल गलत है। इन थर्ड देखते हैं स्टेटमेंट में, इन द केशवानंद भारती केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है। ये जो केशवानंद भारती केस जो हुआ था, ये 1973 में हुआ था, और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी कि जो प्रियम्बल जो होगा वो इंटीग्रल पार्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हुए थे। वो एक केसेस की पूरी लिस्ट में है, आपके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से ये जो इंटीग्रल पार्ट बना था। तो ये आपका थर्ड ठीक है। तो सेकंड गलत है, तो इसमें हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, मतलब ये गलत है, ये भी। आपके आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, which of the following words has been added preamble by the 42nd amendment? मैंने अभी बताया जस्ट फ्यू सेकंड पहले 1976 को। 3 वर्ड इसमें इंक्लूड किए गए थे। देखो, ग्राम स्वराज तो नहीं हो सकता इसमें, स्वराज नहीं, ये नहीं हो सकता। सेकंड अगर मैं इसमें एलिमिनेट करना चाहूँ तो ये गया, ये एंड दिस। आपका बचा इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर। देखो,
सोवरिन तो हम पहले से थे, क्योंकि 1947 जब जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो हम सोवरिन कंट्री वैसे बन गए थे। सोवरिन का मतलब क्या होता है, मतलब संप्रभुत्व, कि मतलब किसी भी सेकंड अगर बात करें कोई दूसरा देश है, उस वो अपने रूल रेगुलेशन जो है वो थोप ना सके, ठीक है। तो हम अपने कह सकते हैं मतलब हमें राइट है कि हम क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है वो हम सोचेंगे, तो इसे कहते हैं सोवरिन, संप्रभुत्व, ठीक है। सो इसको याद रखना। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स: सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरिन, सेकुलर। चूज द करेक्ट सीक्वेंस वर्ड्स इन द प्रियम्बल। तो अब ये सीक्वेंस बताना है आपको कि जो प्रियम्बल, अगर आपने प्रियम्बल देखा होगा तो उसमें सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले है आपका सोवरिन, थर्ड। क्या इसमें थर्ड है? बिल्कुल है। और उसके बाद बात करें तो सोशलिस्ट, फर्स्ट, 3-1। क्या इसमें देखे हैं कहीं 3-1? सो राइट आंसर इज 1। तो दैट मीन्स 4 हमारा क्या होगा? सेकुलर। और सेकंड हमारा क्या होगा? डेमोक्रेटिक, ठीक है। सो इसको याद रखना है। इसमें कई है, जैसे सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सो ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए और प्रेम्बल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, India has a people's sovereignty because the preamble of the constitution begin with the words. So obviously मैंने बताया ना, sovereignty, sovereign, हम एक sovereign state है। So अब preamble में इसमें इसका जिक्र है, अभी मैं बताया। तो क्या किससे रिलेटेड है आपका? इंडिया हैज a people's sovereign because the preamble of the Indian, किससे स्टार्ट होता है आपका जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो? किससे स्टार्ट होता है? डेमोक्रेटिक इंडिया या रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ पीपल या डेमोक्रेसी ऑफ पीपल या वी द पीपल ऑफ इंडिया? तो आपने जब प्रियम्बल देखा होगा तो हमने इसमें सुना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए सोलोमनी टू रिजोल्व। सो ये जो वर्ड्स आते हैं ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के पहले 2 लाइन में ही आपका प्रियम्बल के ये वर्ड्स आपके दिए हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इज राइट आंसर इज टी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑल पर्सन कंप्लीटली एंड इक्वली आर ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज। सभी जो व्यक्ति हैं वो कंप्लीटली क्या है? कंप्लीटली हैं और इक्वल हैं, मतलब ह्यूमन से ऑब्वियसली बात है। क्या वो यूनिवर्सलिज्म है, होलिज्म है, सोशलिज्म है या इंटर एक्शनलिज्म है? तो राइट आंसर इज यूनिवर्सलिज्म। ऑब्वियसली बात है, पूरे विश्व के अंदर सभी व्यक्ति बराबर है, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशंस की जो प्रिंसिपल है ये वहां से लिया गया है। नेक्स्ट इज the term socialist was brought into the preamble of the Indian Constitution by which amendment? कौन से संशोधन में जो बात करें सोशलिस्ट वर्ड को इंक्लूड किया गया था? सो अभी मैंने जस्ट फ्यू स्लाइड पीछे मैंने बताया, 32 नहीं था, 44 भी नहीं है। इसमें 44 अगर आएगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो 74 है ये है आपका पंचायती राज, मतलब जिसमें 73 और 74, ठीक है। ये 74 तो है म्यूनसिपैलिटीज का, याद रखना। और ये 73 अगर कहीं आए तो ये पंचायत का है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। और 44 में तो नहीं, ये 1978 में हुआ था, ये जब जनता दल की सरकार थी तब, ठीक है। इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे। जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा इसी से रिलेटेड तब हम इसको अच्छे से और पढ़ेंगे। तो राइट आंसर इज 42nd, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज ए रिपब्लिक मीन्स, इंडिया इज ए रिपब्लिक मीन्स क्या मतलब है इसका? तो it is a people who are finally authority in all the matter. There is a no parliamentary system of the government in India. There is a no hereditary ruler in India. या D, India is a union of state. So अब India is a republic. ऑब्वियसली बात है, जब हम देश आजाद हुआ तो हम रिपब्लिक बन गए थे, मतलब हमारा अधिकार है। इसके अलावा हम पे अब कोई भी राज नहीं करेगा, ना कोई फॉरेन कंट्री या फिर फॉरेन पीपल, कोई भी एंटिटी। सो दैट मीन्स देयर इज अ नो हेरिडेटरी रूलर इन इंडिया। कि कोई हेरिडेटरी का मतलब है कि वंशागत कोई भी रूलर नहीं होगा, जैसे राजा राजा होता है या राजा का बेटा, अब ऑब्वियसली बात है राजा के बाद उसका बेटा बनता है। तो इस प्रकार का कोई भी व्यवस्था इंडिया के अंदर नहीं होगी। अब डेमोक्रेटिक होगी, जिसमें पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगी हमारा देश का भविष्य, वो रूल रेगुलेशन बनाएगी, ठीक है। याद रखें इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट? सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है? देखो सेक्युलर मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ। अब गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट जो है वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी, दैट मीन्स वो सेक्युलर रहेगी, ठीक है।
जैसे मान लो अगर ऐसा नहीं है कोई, अगर मान लो कोई गवर्नमेंट आ जाए, वो सिर्फ हिंदू को ही प्रमोट कर रही है या कोई मुसलमान को प्रमोट कर रही है, तो वो बिल्कुल गलत होगा। तो सेक्युलर स्टेट वही होता है जो किसी को भी प्रमोट ना करे, किसी भी रिलीजन को, इन द सेंस ना हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम। ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एज ए सेक्युलर स्टेट। क्या फंडामेंटल राइट्स में इसमें है? नहीं। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, 9 शेड्यूल में या डीपीएस में? तो राइट आंसर इज प्रियम्बल में है, हमने अभी जाना था। सो 9 शेड्यूल में नहीं है। तो 9 शेड्यूल जो होगा आपका, जब वो शेड्यूल आएगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसमें लैंड रिफॉर्म जो है रखा गया था। ठीक है, क्यों रखा गया था, इसके पीछे कहानी बात की बात है। डीपीएस भी है, ठीक है, ये नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज होती हैं। ये भी एक अलग ही चैप्टर है। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं आपके मूलभूत अधिकार, वो इसमें नहीं आते। तो राइट आंसर इज बी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट इंक्लूडिंग इन द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में कौन सा वर्ड इंक्लूड नहीं है? क्या फेटर्निटी नहीं है, क्या सोवरिंग नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है? तो अब पूछा है कि 1975 के दौरान कौन सा इंक्लूड नहीं था। तो ये था इंटीग्रिटी नहीं था। देखो मैंने बताया ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ है। इसमें 3 वर्ड इंक्लूड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है। सो इक्वलिटी पहले से ही आपकी सोवरिंग भी है और फेटर्निटी भी है। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच अमंग द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। सो सीक्वेंस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, अभी हमने देखा था, इससे पहले भी था क्या, सोवरिंग। ऑब्वियसली बात है, इसमें सोवरिंग, देखो रिपब्लिक तो नहीं हो सकता था इसमें, तो सोवरिंग तो है आपका। चलिए, और फिर बात करते हैं सोशलिस्ट है कहीं, बिल्कुल है, सोशलिस्ट भी आपका इसमें है। फिर बात करते हैं सेकुलर कहीं है, सेकुलर ये रहा, तो डी, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो इसको याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी, कई बार आ जाता है। What was next question? What was the exact constitutional status of the Indian Republic? क्या था 26/1/1950 को? तो आपको सभी को पता है ये क्या होता है, ये आपका रिपब्लिक डे आपका बनाया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस। सो केम इन फोर्स कब ये आया था, क्या ये, अच्छा इसमें इसका पूछ रहा है क्या है, इसका स्टेटस क्या था उस समय पे, मतलब भारत का क्या स्टेटस रहा। एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एक सॉवरिंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने, या एक सॉवरिंग सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने, या हम सॉवरिंग सोशलिस्ट सेकुलर या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने। तो अभी मैंने बताया जो कुछ वर्ड्स जो थे ना, ये सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 तो 1976 में जोड़े गए हैं। ऑब्वियसली बात है, ये तो नहीं हो सकता। सेकुलर इसमें फिर आ गया, ये भी नहीं हो सकता। तो इस सॉवरिंग, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, सो दिस इज आंसर इज बी, डेमोक्रेटिक नहीं। सो दिस आप इस प्रकार के इसको आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो संविधान सभा ने कब जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था। सो क्या दिसंबर 13 1946 था, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 22 जनवरी 1947 को? सो अभी हमने देखा था कि भाई इसको जो है आपका 26 नवंबर 1949 को जो है इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट किया गया था, ये भी आपका 19 अडॉप्टेड कब किया गया था, है ना। सो इसको अडॉप्ट किया गया था हमने 26 जनवरी 1950 को। तो ऑब्वियसली बात है, अडॉप्ट तभी किया था, इस समय तो हमारा बन के तैयार हो गया था ये 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द, जो प्रियम्बल जो है आपका किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। देखो बहुत क्वेश्चन है इस पे, हु ड्राफ्टेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो किसने ड्राफ्ट किया था इसको, क्या वो बी आर अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? सो इसका राइट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव, कब, अच्छा ये कई बार ये डेट भी आ जाती है, कब जो है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो कब किया गया था इसमें? सो क्या वो दिसंबर 13 1946 था, या 26 नवंबर 1946, 26 नवंबर, दिसंबर 13 1947 या अगस्त में 15 को? सो इसका कब हो सकता है बताना। सो इसका राइट आंसर है आपका दिसंबर 13 1946 में। ठीक है, ये मतलब जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बैठी भी नहीं थी, ये तब की बात है। ठीक है।
सो ये देखो, इसमें तो पूछा गया है कि भाई कब ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन कौन लेके आया था, और इसमें मूव कब किया गया था, इसमें दिसंबर 1346 में। सो इसको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्ट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस में रिफ्लेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट्स में, या प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, या डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, या पार्लियामेंट में। तो राइट आंसर इज प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में बहुत सारी हमारे एक आईना दिखता है उसमें, कि एक झलक दिखती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, where have the words of we the people of India have been used in Indian Constitution। so हमने अब कई बार जान लिया, इसके क्वेश्चन भी हम देख लिए। तो राइट आंसर इज प्रियम्बल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ। सो ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, फिर भी चलो इसको कर लेते हैं। विच आर्टिकल प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। सो ये आपका जो है, मतलब इसमें आर्टिकल बताना है, स्टेटमेंट दे दी है, तो कौन सा आर्टिकल। देखो आर्टिकल 14 जो है वो है राइट टू इक्वालिटी का, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, और 16 जो है वो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिले आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और ये है आपका 17 जो है वो अनटचेबिलिटी का, अनटचेबिलिटी। सो एक ही बचा 15। सो राइट आंसर इज 15। सो आई होप दैट आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा होगा, और इस तरह की मैं और वीडियोस लाऊंगा, इस तरह से जो एमसीक्यूज होंगे मैं लाता रहूँगा आपके लिए, और आपकी जो प्रिपरेशन होगी उसमें आई होप दैट कुछ ना कुछ आपको इससे मदद मिलेगी, और आपके डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपके समक्ष होंगे, तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो चलिए, आज मैं इतना ही करा पाऊंगा, और नेक्स्ट नेक्स्ट डे या नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा दूसरे टॉपिक के ऊपर। सो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।